हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संविधान सेतु में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसे इंडियन पॉलिटी के नाम से जाना जाता है और यह विशेष रूप से CUT UG के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है जिसकी परीक्षा हाल ही में होनी है। इसमें हम संविधान के बारे में ऊपरी बातों को जानेंगे जो एक रिवीजन के तौर पे काम करेगा और ऐसे और भी वीडियो में लेके आऊँगा और इस क्रम में आज मेरा पहला वीडियो है। तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर करें जो भी CUT UG के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक इसमें है कि संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम एकदम शुरुआत से चलेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन करेंगे और ऐसे ही और वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो पहला पॉइंट हमारा है कि संविधान का निर्माण आखिर कैसे हुआ। तो इस क्रम में देखिए कि भारतीय संविधान को एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया और वह संविधान सभा क्या था, किसके द्वारा बना था, तो यह नवंबर 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था उसके आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया गया था और उस संविधान सभा के द्वारा हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो अगर शुरुआती तौर पे देखें जब भारत और पाकिस्तान एक साथ थे, कंबाइंड थे, तो उस समय 389 यानी 389 सदस्य थे। बाद में जिसमें से कि 296 आपके ब्रिटिश प्रांत से आते थे और 93 आपका रियासतों से आते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत में कुल 299 सदस्य विभाजन के बाद बचे, जिसमें से 229 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 229 ब्रिटिश प्रांत से आते हैं और बाकी के आपके जो 70 बचे वह देसी रियासतों से संबंधित हैं। तो यहाँ 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 रियासत से आते हैं। टोटल कितना हो गया, 299। ये हमारे हो गए विभाजन के बाद के सदस्यों की संख्या। अब इसमें कुछ सदस्यों को देखेंगे जो संविधान सभा में थे। तो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को देखेंगे जिनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारतीय संविधान का अस्थायी सदस्य कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और 9 दिसंबर 1946 को बने। और बस 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यह हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने। साथ ही साथ बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और अभी तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है एक राष्ट्रपति के रूप में। और इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया यानी 5-5 साल के 2 कार्यकाल को पूरा किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है प्रारूप समिति से संबंधित यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और टोटल इसमें 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग। इसके बाद हमारे बीच है कि प्रमुख तिथियां हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डेट जनरली पूछ लिए जाते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे कि अगर संविधान को लागू किया गया तो कब, 26 नवंबर 1946 को लागू किया गया। पहला पॉइंट देखिए कि 26 नवंबर 1946 को क्या लागू किया गया, 1949 को क्या लागू किया गया, तो संविधान के जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं और भी बहुत सारे अनुच्छेद को लागू किया गया। हालांकि संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान का जो कुछ पार्ट है नागरिकता से संबंधित या फिर संघ से संबंधित हैं और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उनको कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर, शुरुआती तौर पर 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरे संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट है हमारे बीच कि अब देखते हैं कि संविधान की मूल संरचना क्या थी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो जब संविधान बना था उस समय 295 अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे, 8 अनुसूची यानी शेड्यूल थे, 22 भाग यानी 22 पार्ट थे। हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो पार्ट की संख्या 25 हो गई है, अनुसूची 12 हो गई है और जो आपके अनुच्छेदों की संख्या 448 क्रॉस कर चुकी है और ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद बाद में जोड़े गए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 21 से
जो कि शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्षों को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। तो उस कंडीशन में इसको बाद में 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो ऐसे करके बहुत सारे पार्ट जोड़े गए और अंततः अभी देखा जाए तो लगभग 450 अनुच्छेदों की संख्या क्रॉस कर चुकी है। अब हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे कि संविधान के स्रोत और अनुसूची। आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें सबसे यूनिक बात यह है कि हर किसी देश से कोई ना कोई विचार को लिया गया है। जैसे अगर हम नागरिकता की बात करें तो ब्रिटेन से ली गई है। सिंगल सिटीजन की अगर बात करें तो यह ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि अमेरिका का नागरिक अलग होगा, साथ ही साथ अमेरिका के अंदर जो राज्य है उसका नागरिक भी होगा, यानी दोहरी नागरिकता की बात करता है। लेकिन अगर भारत में देखें तो एकल नागरिकता, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य बिहार या झारखंड के नागरिक नहीं है। हम बिहार के निवासी हो सकते हैं लेकिन बिहार के नागरिकता हमें नहीं दी जाती, बल्कि हम भारत के नागरिक हैं। तो यह जो सिंगल नागरिकता यानी एकल नागरिकता की जो बात की जाती है यह कहाँ से ली गई है? यह ब्रिटेन से ली गई है। साथ ही साथ जो भारत का संसदीय प्रणाली है इसे भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। और कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नागरिकता कहाँ से लिया गया, नागरिकता का प्रावधान, संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया। तो उस कंडीशन में मैच द फ्लोइंग में भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। अब अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। जो आज हम मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच देख रहे हैं वहाँ कहाँ का देन है? तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की जो बात करते हैं तो यह भी अमेरिका से ली गई है। और जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा के रूप में भी बहुत सारे विचारकों द्वारा कहा गया है, तो यह भी अमेरिका से लिया गया है। हालांकि जो प्रस्तावना का शब्द है, प्रस्तावना एज इट इज अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का शब्द अगर पूछ देता है तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो यह जो डीपीएसपी है यानी डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी करके आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ अनुसूचियों यानी 12 अनुसूची है उसको एक नजर देख लेते हैं। बाकी ज्यादा ऐसा नहीं करना है कि एकदम रट ही लेना है, ध्यान में एक दो बार देखिएगा, आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। तो पहली अनुसूची में क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसकी क्षेत्रीय सीमाएं। मतलब पहला अनुच्छेद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम, ठीक है, और उसकी क्या सीमा, क्या क्षेत्र है उसकी बात की गई है, यानी राज्य और राज्य की सीमा की बात अनुसूची 1 में की गई है। अनुसूची 2 क्या है? तो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते और विशेष अधिकार, यानी सेकेंड अनुसूची हम लोग याद रखेंगे कि जो भी हमारे संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल जो भी हैं, उनके जो वेतन भत्ते और विशेष अधिकार की बात की जाती है दूसरी अनुसूची में है। पहला अनुसूची राज्य और राज्य के क्षेत्राधिकार की बात करता है। दूसरा नंबर में हम विभिन्न जो संवैधानिक पद है उसके वेतन भत्ते और विशेष अधिकार की बात करते हैं। तीसरा अनुसूची अगर हम देखें तो शपथ, ओथ दिलवाते हैं, शपथ यानी ओथ हो गया। चौथा अनुसूची अगर हम देखें तो राज्यसभा में सीटों का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच आवंटन होगा, बंटवारा होगा, यानी किस राज्य से और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने राज्यसभा के सीट आवंटित या रिजर्व किए जाएंगे। तो यह चौथी अनुसूची में बात की गई है। पांचवी अनुसूची देखते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या बात की गई है? तो यह बेसिकली अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है, जहां जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। तो फिफ्थ शेड्यूल क्या बात करता है? यानी एससी शेड्यूल क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, जो कि एसटी से आते हैं और विभिन्न जनजातियों के अपने प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बात है। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में, तो वहां पे स्वायत्त जिला निकाय होता है, यानी वहां पे भारतीय जो संविधान का स्वशासन है उसके जगह पे वहां एक स्वतंत्र निकाय के रूप में वहां के जनजाति के लिए प्रशासन का काम करती है। छठी अनुसूची अगर हम देखें तो यह किसी विशेष 2-4 राज्यों के लिए है। जैसे कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसे हम एटीएम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, मतलब ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इसके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनुसूची 6 में बात की गई है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन 5-6 में हो सकता है, लेकिन 5 में क्या सारे स्टेट की बात करता है, लेकिन किसी विशेष स्टेट की बात
छठे अनुसूची में करता है जिसे एटीएम, ए से आसाम याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। एम से मेघालय और एम से मिजोरम ऐसे ही याद रख सकते हैं। टी से त्रिपुरा यानी एटीएम एम के नाम से याद की जा सकती है। सातवां अनुसूची क्या है, तो यह बेसिकली शक्तियों का बंटवारा, यानी जो हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करते हैं, तो यह अनुसूची 7 में बात की गई है। अब देखिए संघ सूची में कितने हैं, अभी टोटल 100 विषय संघ सूची में है, राज्य सूची में 61 के आसपास हैं और समवर्ती सूची में भी ऐसे, हालांकि जो समवर्ती सूची में संख्या थी उसको घटा दिया गया है। तो ये प्रावधान है कि जो बंटवारा किया गया है कार्यों का संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पे, वह कहाँ है, तो 7वीं अनुसूची में है। 8वां नंबर पे देखें, 8वां अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित बात करता है और यह 22 भाषाओं को सम्मिलित करता है अपने अंदर। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो शुरुआती अगर देखा जाए भारतीय संविधान में मूल रूप से 14 भाषा थी, लेकिन बाद में और भी भाषाओं को एज संवैधानिक मान्यता देते हुए भारतीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। तो इसके लिए आप देखिएगा कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन जिम्मेदार है। इसको हम सेंधा नमक बोर्ड मास के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले 15वां भाषा सिंधी अर्नब और नेपाली को जोड़ा गया था, यानी सिंधी नेपाली को जोड़ा गया था। सेंधा नमक के आधार पे नागालैंड, म से मिजोरम और क से कोकनी को हम लोग जोड़ेंगे, तो सेंधा नमक हो गया। और बोर्ड मास में देखेंगे तो ऐसे ही बी फॉर अलग हो जाएगा, बोर्ड मास, ठीक है। बी फॉर बोडो, डोंगरी और मणिपुरी और बोर्ड मा, सब फॉर आपका हो जाएगा संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो बोर्ड मास का क्या होगा, बी से बोडो, ड फॉर डोंगरी, म फॉर मैथिली को जोड़ा गया था। सॉरी मैं यहाँ पे मणिपुरी शायद बोल दिया, तो मैथिली होगा और अंतिम संथाली भाषा को जोड़ा गया। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 22 भाषा है और मूल संविधान में पूछा जाए तो 24 भाषा है, सॉरी 14 भाषा है। तो आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। 9वीं अनुसूची अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 9 से 12 तक को बाद में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को कब और क्यों जोड़ा गया, इसको देखते हैं। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत, जो कि भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून था। हालांकि शुरुआती तौर पे ऐसे सारे विवादित विवादित टॉपिकों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था, लेकिन वर्तमान और उस समय इसमें न्यायिक समीक्षा का छूट था। मतलब इस टॉपिक या 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल दिया जाए तो उस कंडीशन में इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। हालांकि 2007 के बाद इसमें न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया था, तो अब इसमें न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत, जो कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। 10वां अनुसूची देखें जो कि दल बदल से संबंधित है। 10वां अनुसूची क्या है, दल बदल से संबंधित है और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 से संबंधित है। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। तो 10वीं अनुसूची क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में से जोड़ा गया था। तो कई बार दल बदल किस अनुसूची में पूछ लिया जाता है, तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत 52वां कब किया गया था, 1985 में किया गया था। अब 11वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं, तो यह बेसिकली 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत आया था, जो कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के संबंधित था, पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित था। और उसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत को 29 कार्य क्षेत्र दिए गए। तो अगर पूछा जाए कि 11वां अनुसूची क्या है, तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें 29 विस कार्य क्षेत्र दिए हुए हैं। 73वां संविधान संशोधन के तहत आता है, 1992-93 में आता है और यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अंतिम अनुसूची हमारे बीच है 12वां, जो कि जस्ट 73वां के बाद 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका वाले स्थानीय निकाय को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह भी 1992 में ही किया गया। अब देखिए नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों की बात की गई और इसमें 18 विषय थे। तो अगर पंचायत से संबंधित पूछे तो 29 विषय थे और नगर पालिका से संबंधित अगर पूछा जाए तो 18 विषय थे। तो ये देख लीजिए कि 9वां अनुसूची आपका हो गया भूमि सुधार से संबंधित, 10वां दल बदल, 10 दल बदल, 11वां अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था यानी 11 लोग पंचायत में बैठते हैं, ऐसे याद किया जा सकता है। 12वां अनुसूची 12 लोग नगर पालिका में बैठते हैं, शहर बड़ा होता है तो 1 लोग ज्यादा वहां बैठेंगे, तो ऐसे
याद किया जा सकता है। हालांकि एक दो बार आप इसको देखिएगा तो दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला हमारे पास टॉपिक है मौलिक अधिकार से संबंधित। अब मौलिक अधिकार की हम लोग बात करें तो यह भारतीय संविधान के भाग 3 में है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि किस भाग में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है और इसे मेग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? 1215 में ब्रिटेन में कुछ व्यक्तियों को अधिकार के रूप में कुछ अधिकार दिए गए थे, तो उस समय इसे मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। तो सेम चीज को आज हम लोग भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट, जिसे मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, इसको भी हम लोग मेग्ना कार्टा के रूप में संबोधित करते हैं। तो अब इसमें क्या था वह देखते हैं। अब इसमें हम लोग को 7 तरह की स्वतंत्रताएं दी जाती थी, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार या आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती है उसे हटाकर एक कानूनी मौलिक अधिकार के जगह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300 के क में आता है। तो जो है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बात की जाती है, जो कि कानून के समान, यानी अनुच्छेद 14 क्या करता है? 14 से 18 समानता का अधिकार है। 14 में क्या कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, 14 कानून के सामने सब बराबर हैं। 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या किसी भी वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15। 16वां में किया जाता है कि लोक नियोजन या सरकारी की कोई भी फॉर्म या वैकेंसी निकलता है तो उस कंडीशन में सबको बराबर मौका मिलेगा। 16वां। 17 याद करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है 17 18 को। 14 17 18 याद रखिएगा। 17 क्या है? तो छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत का बात करता है 17। 18वां उपाधि का अंत की बात करता है, यानी महाराजा धीराज योगराज टाइप का जो उपाधि होता था, लंबा चौड़ा उपाधि लगाने का नाम के आगे, इसको खत्म करके सिर्फ शिक्षा से संबंधित और मिलिट्री से संबंधित ही उपाधि को मान्यता है। जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, पीएचडी कर लिए तो डॉक्टर की उपाधि लगा लिए, बस यही उपाधि वैलिड है। इसके अलावा जो पहले महाराजा धीराज योगराज फलाना ढिकाना टाइप की इस टाइप के उपाधि का अंत कर दिया गया है। तो 18 में उपाधि अंत और 17 में अस्पृश्यता का अंत। यह बिल्कुल याद रखिएगा, दो अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, समानता के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। 19 से 22 में है। 19 में बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, कहीं जाके बसने का अधिकार, आर्थिक रूप से रोजगार करने का अधिकार, वहां रहने का अधिकार, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। और 19 से 22 बेसिकली स्वतंत्रता से संबंधित है। अब देखिए, एक पॉइंट जो मैं बताया आपको कि शिक्षा से संबंधित अधिकार की बात करते हैं, तो यह अनुच्छेद 21 का कम है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा की बात करता है। और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया था। तो यह हो गया। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात अगर हम करें तो 23 और 24 है। 23 क्या कहता है? मानव तस्करी पर रोक लगाना चाहिए, मानव के अंगों का व्यापार नहीं करना चाहिए, इस टाइप का बंधुआ मजदूरी नहीं कराना चाहिए। ठीक है, ऐसे बात 23-24 में कहे गए हैं। तो मानव तस्करी, मानव को बेचना खरीदना अवैध है। ठीक है, और साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी टाइप के सारे प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। और 24वां कहता है बाल श्रम, यानी बच्चों से कोई भी ऐसा काम नहीं करवाना है जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदायक है या ऐसा उनके लिए करना खतरनाक हो सकता है। जैसे बारूद बनाने वाले फैक्ट्री में उनको काम दे दीजिएगा तो उस कंडीशन में उनके साथ क्या होगा? कभी विस्फोट हुआ तो चल बसेंगे। उनका तो अपना कुछ वैसा है नहीं, अब तो बेचारा रोजगार के तलाश में कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन अगर आप उसको सही ढंग से काम नहीं करने दीजिएगा, एक तो मजबूरी में काम कर रहा है, बारूद बनाने के लिए लगा दीजिएगा, उसको आता नहीं है तो उस कंडीशन में ब्लास्ट कर जाएगा वो। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता। अच्छा, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये अनुच्छेद थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर लग रहा होगा, लेकिन इस पे एक मैं प्रॉपर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और 5 मिनट में बाई एक आपको क्या उसको बोलते हैं, मतलब ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और याद करवा के जाऊंगा, ताकि दोबारा पढ़ने का कभी मौका ना मिले या फिर जरूरत ना पड़े। धार्मिक स्वतंत्रता का बात करें तो 25 से 28 के बीच बात की गई है। 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, उसके साथ कोई भी जबरदस्ती ना करेगा, चाहे वह किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती किया जाए या कोई स्टेट या भारत के द्वारा जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इन सब के बाद हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है 32। 32 क्या कहता है कि अगर ये जो ऊपर इतना बड़ा बड़ा बात जो हम लोग किए हैं 14 से 28 के बीच जो इतना बड़ा बड़ा बात की, फलाना समानता, फलाना स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये है वो है, इस कंडीशन में
अनुच्छेद 32 कहता है कि मान लीजिए कि आपके साथ ये मौलिक अधिकार आपके हनन होते हैं या आपके मौलिक अधिकार को आपसे छीना जाता है, तो उस कंडीशन में आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुनवाई का अधिकार मांग सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। और इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करेगी। तो मौलिक अधिकार का हनन होने के कंडीशन में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। याद रखिएगा, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि कई बार पूछ लिया जाता है कि किन व्यक्तियों के द्वारा क्या कहा गया। तो जो अनुच्छेद 32 है उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा हृदय और आत्मा के रूप में देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो हृदय या आत्मा कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर संसद की बात करें हम, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति को हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी विस्तार से ऊपर राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा की स्थिति क्या है और साथ ही लोकसभा को देखेंगे। तो राज्यसभा में सबसे पहले बता दें कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति एज ए कठपुतली काम करता है क्योंकि देश का सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। सेम कंडीशन राज्य में राज्यपाल का होता है कि बस राज्य भी में राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है। बस दे दिया गया कि घर का गार्जियन जैसे होता है ना, कि नाम तो सब उन्हीं का दे दिया गया। जैसे हम लोग शादी का कार्ड छपवाते हैं तो उसमें लिख देते हैं आकांक्षी में कि फलाना मिश्रा या फलाना जी, हालांकि उनका उस शादी में बस एज ए गार्जियन है, उनका बस इसीलिए नाम दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे केस में अपवाद भी है, लेकिन जो वास्तव में अगर देखा जाए तो शादी के कर्ता धर्ता या प्रोग्राम के कर्ता धर्ता कोई और है, लेकिन घर में सबसे बड़े या बुजुर्ग हैं तो उस कंडीशन में उनको वरीयता दी जाती है और उनका नाम को एज आकांक्षी के रूप में कार्ड पर रखा जाता है। सेम कंडीशन है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल बस नाम मात्र के हैं, प्रमुख हैं, बाकी तो सब काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब राज्यसभा को देखते हैं कि संसद के 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा क्या है, निम्न सदन। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो यह बेसिकली जनरली कहा जाता है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर जनरली आपसे पूछा जाए तो ऐसे इसका कोई कार्यकाल का डिफिनेशन नहीं है, लेकिन 6 साल माना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर 6 साल मतलब हर 2 साल में 1/3 सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है, यानी हर 2 साल में 1/3 सदस्य को रिटायर करके उस पर फिर से चुनाव करवाया जाता है। अब है कि यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कि भंग नहीं किया जाता, यानी राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। यह स्थायी सदन है और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं, 250, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। ठीक है, अब लोकसभा का देखते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हालांकि इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निवेदन पे या फिर सरकार द्वारा अपना बहुमत खोने की स्थिति में पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन ऐसे जनरली 5 साल कार्यकाल माना जाता है। वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, लेकिन वर्तमान में 243 सीट है। हालांकि 2008 में एंग्लो इंडियन वाले सदस्य को जो मनोनीत किए जाते थे 2 सदस्य, उनको हटा दिया गया है। लोकसभा के लिए उम्र क्या है, 25 वर्ष का रखा गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, आगे का पॉइंट, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसको नीचे कर लेते हैं। आगे का है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और यह जो तीनों वायुसेना, थल सेना, जल सेना के प्रमुख के रूप में काम करता है। ठीक है, सर्वोच्च कमांडर है। अब महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की बात करें तो यह सरकार का सर्वोच्च वकील या सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, सरकार का प्रवक्ता होता है जो कानूनी रूप से बात करता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसे एक नजर देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति तो 52 में है, लेकिन महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार इसे कहा जाता है और यह भारत के किसी भी कोर्ट में, चाहे वह हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं भी जाके भारत सरकार का पक्ष
रख सकता है, जिसको हम साफ तौर पे अगर देखा जाए तो हम इसे सरकार का वकील कह सकते हैं कि यह सरकार का वकील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76, जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में जाना जाता है। पांचवा पॉइंट है सरकार और स्थानीय निकाय से संबंधित। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि एज अ रिवीजन हम कर रहे हैं, ना कि बहुत विस्तार से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ऊपर नीचे इसीलिए इसको सेट किया गया है ताकि दिमाग में बना रहे। ऐसा नहीं है कि क्रम में हम कुछ पढ़ा रहे हैं, बस यह मिसलेनियस एक टॉपिक था जिसमें कुछ तो संविधान से ही रिलेटेड अलग अलग टॉपिकों को कंबाइंड करके हम लाए हैं। आगे देखिए, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय की बात करते हैं। राज्यपाल क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, वैसे राज्यपाल राज्य में नाम मात्र का प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। हालांकि इसका कार्यकाल पूछा जाता है, लेकिन राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे इसको हटा सकता है, तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। अब मुख्यमंत्री क्या है? तो राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और सेम कंडीशन जो सेंटर में है कि प्रधानमंत्री बहुमत दल प्राप्त के जो दल है उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वैसे ही राज्य में बहुमत प्राप्त जो दल है उसके सबसे वरिष्ठ या उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति को एज अ मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो हमारा 2 पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य पर के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है राज्य का। अब पंचायती राज व्यवस्था हम लोग देख चुके हैं कि 73वां संविधान संशोधन के तहत आता है, जो कि गांव स्तर पे शासन की बात करता है और 3 स्तरीय शासन की बात करता है। एक तो गांव, दूसरा नंबर पंचायत समिति जिसे ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और तीसरा नंबर पे जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जब संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, तो सबसे पहले यह कहाँ लागू हुआ था? तो यह बेसिकली बलवंत राय कमेटी जो है, या बलवंत राय समिति जो 1957 में आई थी, उसकी सिफारिश पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को इसे राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ आया था? तो यह राजस्थान के नागौर में। कब आया था? 2 अक्टूबर को। क्यों आया था? तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं और कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार था गांधी जी के विचारों से संबंधित है, और इसीलिए अनुच्छेद 44 जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, जो कि डीपीएसपी के तहत आता है, और इसी में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। आगे देखिए, नगर पालिका 74 में हम लोग देख चुके हैं, यह बेसिकली शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। अगला पॉइंट हम लोग के पास है छठा पॉइंट क्या है? तो न्यायपालिका से संबंधित है। न्यायपालिका से संबंधित क्या है? तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, यानी अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जिसमें न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? यह बेसिकली अनुच्छेद 124 में आते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और टोटल भारत में वर्तमान में देखा जाए तो 25 हाईकोर्ट है अभी, और 25 हाईकोर्ट टोटल भारत में है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण संशोधन को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, और यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसी समय एक बहुत ही विवादित काम भी, अब विवादित संशोधन भी इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, जिसे बाद में मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन के तहत पुनः 5 साल किया। अब देखिए 42वां संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो कि मूल संविधान में नहीं था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अगला पॉइंट है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 यानी 1989 में होता है। 61st संविधान संशोधन 1989 में आता है, जिसमें बेसिकली किया गया था कि जो वोट देने का एज था 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। यानी शुरुआती तौर पे वोट देने या मत देने, मतदान करने का एज 21 वर्ष था, लेकिन बाद में 18 कर दिया गया था, और यह राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था 61वां संविधान संशोधन।
देखिए कुछ मेन संविधान संशोधन को डाला हूँ, ऐसे तो बहुत सारे संविधान संशोधन है, 106 107 हो गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को डाला हूँ। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला हमारा है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आता है। यह जीएसटी से संबंधित है। जब जीएसटी लागू किया गया था, जब जीएसटी आया था उस समय बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में आता है और यह जीएसटी से संबंधित है और इसको लागू कर किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई, सॉरी इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी वाला लागू किया गया था, जो कि 101वां संविधान संशोधन है। अभी हमारे लिए अंतिम संविधान संशोधन कब है, तो 106वां संविधान संशोधन 2023 में है, जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई थी। तो लेटेस्ट है, करेंट अफेयर के रूप में भी काम करेगा। तो इसको याद रखिएगा कि जो 106वां संविधान संशोधन है, यह महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है। और कहाँ देने की बात करता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में बात करता है। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था में पहले से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। एग्जैक्ट 33% नहीं है, 1/3 की बात करता है, तो 33.33 समथिंग आएगा। तो ये हुआ कंप्लीट। आगे हमारा पॉइंट है कि क्या क्या राष्ट्रीय प्रतीक हैं और कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय वाक्य, जो हम लोग सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ के नीचे अगर हम सत्यमेव जयते देखते हैं तो यह कहाँ से लिया गया है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जय होती है, ये शब्द लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को भी सेम डेट में अपनाया गया। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाई गई थी, 1911 में, और यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन लिखी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखते हैं। तो पहले तो भारत के राष्ट्रगान को लिखते हैं जन गण मन, जो कि 1911 में पहली बार गाया गया था, और साथ ही साथ अमार सोनार बांग्ला करके इनका बांग्लादेश में भी बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान है उसको भी गाए थे। अब ये था लिखा किसके द्वारा गया था, भारतीय जो राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान किसके द्वारा, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार 1911 में गाया गया था। और यह नया प्रतीक भारतीय रुपए का चिन्ह 2010 में अपनाया गया। अब एक पॉइंट और है कि जो भारतीय रुपए का जो वर्तमान रूप ए वाला है, इसको 2010 में अपनाया गया था। और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एक वन शॉट रिवीजन टाइप का था, और ऐसे ही और सारे वीडियो लेके आऊंगा जो राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित होगा, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम साथ ही साथ जो सीयूईटी यूजी में आएगा, जैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, वे तमाम प्रश्नों को मैं यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसमें कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत सारे टॉपिकों को मैंने बताया, कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे और भी मैं लेक्चर लेके आऊंगा। अगली बार मैं जब लेक्चर लेके आऊंगा तो एज अ क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, और एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ताकि आपको थोड़ा लाभ मिल सके। इसके बाद अपने पेशेंस रखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर से धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सीयूटी के लिए जुड़े रहिए, और भी ऐसे ही वीडियो लाऊंगा एग्जाम से पहले तक। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।